हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में भारतीय दंड संहिता 1860 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत, ये बेसिकली एक इंग्लिश प्रिंसिपल है, इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल यहाँ पर माना जाता है, लेकिन आईपीसी में इसको सेक्शन 81 में जगह दी गई है, धारा 81 में इसको जगह दी गई है। तो देखते हैं कि ये प्रोविजन क्या है यहाँ पर और क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें ये प्रोविजन पढ़ने से पहले इसके डॉक्ट्रिन को समझना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। अब आवश्यकता का सिद्धांत क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या होता है, तो देखिए समझते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या होता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द चॉइस बिटवीन टू इविल्स, ठीक है, वेयर द अक्यूज चूज द लेसर वन। देखिए बेसिकली अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो आपके पास दो लॉस होने वाले हैं, दो हानियां हैं आपके पास, ठीक है, दो लॉस होने वाले हैं, दो बुराइयां हैं आपके पास। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी बुराई को आप चूज करिए। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर इसको आप लेने जाओगे तो ये बड़ी बुराई है और ये कैसी है, छोटी बुराई है। अब आपके पास ऑप्शन ही दो हैं। अगर कोई एक एक्स पर्सन है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो इस बुराई पर जाना या इस बुराई को एक्सेप्ट करना। तो छोटी वाली बुराई को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यही कहता है कि जब ऐसी कोई आवश्यकता होती है जहाँ पर दो अपराधों में से एक अपराध को आपको चुनना पड़ता है, तो ऐसे मामले में आप क्या कीजिए, कम नुकसान वाले अपराध को चुनिए, जहां पर क्या होती है, इंजरी कम होती है, जहां पर क्षति कम होती है, ऐसे अपराध को चुनना चाहिए। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, राइट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो आगे देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जो प्रिंसिपल है एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। क्या नाम है इसका? दिस डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स इस्टो, ठीक है, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स इस्टो। इसका मतलब यहां पर है कि विच मीन्स दैट वेलफेयर ऑफ पीपल, देखिए वेलफेयर ऑफ पीपल मतलब लोगों का कल्याण। वेलफेयर ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? लोगों का कल्याण, राइट। वेलफेयर ऑफ पीपल मस्ट बी सुप्रीम, ये कैसा है? सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च है। लोगों का कल्याण करना ही सबसे क्या है, सुप्रीम थॉट होता है, सबसे सुप्रीम बात होती है। एंड इफ अ पर्सन इज कॉजिंग हार्म टू एनी पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान समझना जाना यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जो प्रिंसिपल है, सेक्शन 81 का जो प्रिंसिपल है, ये केवल दो तरीके की ऑफेंस में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। दो तरीके के ऑफेंस जो आईपीसी में आप देखेंगे, आईपीसी में आप देखेंगे चैप्टर 16 और आईपीसी का चैप्टर 17, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, है ना। केवल इन्हीं ऑफेंस में, इन्हीं अपराधों के संबंध में ये डॉक्ट्रिन लागू किया जाता है, राइट। सो ये कहता है कि एंड इफ अ पर्सन इज कॉजिंग हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म देन इट इज एग्जीक्यूबल। इन्होंने कहा कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की शरीर के संबंध में, अपराध के संबंध में, या उसको रोकने के लिए, कोई बड़ा हार्म रोकने के लिए, कोई बड़ी क्षति रोकने के लिए अगर कोई छोटा अपराध करता है तो ऐसे अपराध को क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा। तो सेक्शन 81 डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर बेस्ड माना जाता है। क्लियर बात? तो आगे देखेंगे। एक मैक्सिम और आपको मिलती है, क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ठीक है, एक मैक्सिम और आपको यहां पर मिलती है। ये मैक्सिम क्या कहती है? मैक्सिम कहती है कि नेसेसिटी नोस नो लॉ। जब आवश्यकता होती है, बात समझ में है आपको, जब आवश्यकता होती है, आवश्यकता किसी कानून को नहीं जानती, किसी भी कानून, आवश्यकता कानून को नहीं जानती। इसका मतलब है कि नेसेसिटी एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसी ज़रूरत होती है कि जब किसी बात की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता कैसी होना चाहिए, दो चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सन एंड प्रॉपर्टी, व्यक्ति और शरीर से संबंधित होना चाहिए, संपत्ति से संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे मामले में माना जाता है कि कानून को हमें क्या करना पड़ता है, एग्जम्प्ट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और नेसेसिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले मैगजीन में अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वाले मैगजीन में जो हमने आपसे बात की उसमें यही कहा था, क्या कहा था कि पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल मस्ट बी सुप्रीम। क्या होगा? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का कल्याण ही कैसा होगा है, यहाँ पर सर्वोच्च होता है। तो लोगों का कल्याण ही क्या होता है, यहाँ पर सर्वोच्च होता है। तो इसके ऊपर क्या मानी जाएगी, ये प्रिंसिपल आपका बेस्ड माना जाएगा। क्लियर बात? चलिए, अब ये तो होगी डॉक्ट्रिन की बात। अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग, किसके ऊपर? आईपीसी में देखेंगे सेक्शन 81 के ऊपर, कि बेसिकली सेक्शन 81 आपसे कहता क्या है। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का प्रिंसिपल जो आईपीसी में 81 में शामिल किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। बहुत ध्यान से समझना। इस प्रोविजन को अगर आप देखेंगे,
इस प्रोविजन को अगर आप देखेंगे 81 वाले अगर इसको अपराध को अगर आप देखेंगे तो कहता है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। देखिए ये इस एक्ट को जस्टिफाई बनाने की कोशिश करता है, और ये एक्ट कैसा है आपका, नेसेसिटी वाला एक्ट है, ये कैसा आवश्यकता वाला है। तो ये पूरा जो है आपका इस एक्ट को यहाँ पर क्या करता है, जस्टिफाई बनाने का प्रयास किया गया 81 में। तो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, जो कार्य किया गया उससे कैसा है, अपहानि कारित होना संभाव्य है, उससे इंजरी होना, उससे लॉस होना कैसा है वहां पर लाइकली टू कॉज है, संभाव्य परिणाम उसका हो सकता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन ये जो एक्ट किया गया है ये कैसा होना चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, आपराधिक आशय के बिना होना चाहिए, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, किस चीज के लिए, किसी दूसरे अपराध को रोकने के लिए। बात समझ में? तो इसमें दो चीजें समझना। पहली बात कि जो एक्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वो किसी बड़े हार्म को, किसी अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, अदर हार्म टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट टू अदर हार्म, ऐसे कर दीजिए इसको, प्रिवेंट टू अदर हार्म, राइट, प्रिवेंट टू अदर हार्म। इसका मतलब है कि किसी दूसरी हानि को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्ट किया जाता है, जरा ध्यान रखना, ये एक्ट कैसे किया जा रहा है, ये एक्ट किया जा रहा है दो चीजों को, किसी बड़े लॉस को होने से रोकने के लिए कोई छोटा लॉस किया जा रहा है, दूसरी बात, ये बात होगी। अब तीसरी बात अगर आप देखेंगे कि ये जो एक्ट किया जा रहा है ये नॉलेज तो हो सकता है, इसमें नॉलेज तो हो सकता है, लेकिन इसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। तो यही प्रोविजन बताता है 81, राइट। सो देखेंगे हम लोग 81 क्या कहता है कि नथिंग एज एन ऑफेंस, ये क्या कहता है, देखिए इसकी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो यहीं से स्टार्ट होती है, नथिंग एज एन ऑफेंस merely because of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith to prevent or avoid other harm to person or property। बहुत ध्यान से समझना इसको। उन्होंने कहा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं, कौन से, इस एक्ट के बारे में कहा जा रहा है जो एक्ट किया जा रहा है, क्लियर बात, विद द नॉलेज बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग डन विथ नॉलेज, नॉलेज तो हो सकता है, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, इस बात का नॉलेज है कि जो एक्ट हम कर रहे हैं उससे किसी पर्सन को लॉस हो सकता है, इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन वो कैसे किया जाना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन के बिना किया जाना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन के बिना। नॉलेज तो हो सकता है कि आपके एक्ट से किसी पर्सन को लॉस हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, और इंजरी कैसी हो सकती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी या पर्सन से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, बात समझ में आई आपको, एंड इन गुड फेथ टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म, और ये आपने जो एक्ट किया है ये किसी दूसरे हार्म को बचाने के लिए, किसी बड़े अपहानि को रोकने के लिए आपने सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्शन 81 को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, सेक्शन 81 को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अगर 81 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट हम लोग यहाँ पर देखने के लिए चाहें कि भाई सेक्शन 81 को अगर आपको समझना है तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर बता दी गई है कि सेक्शन 81 में सबसे पहली बात यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज है, वो इस बात को जानता है, इस बात का नॉलेज है कि उसके एक्ट से जो यहाँ पर हार्म होने वाला है, जो क्षति होने वाली है ना, वो उसके बारे में जानता हो, लेकिन उसका क्रिमिनल इंटेंशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्ट किया जा रहा है वो इन गुड फेथ किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि ये किसी अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है, प्रिवेंट टू अदर हार्म, किसी अन्य अपहानि को रोकने के लिए किया गया हो। और लास्ट बात हम यहाँ पर बताते हैं कि जो एक्ट किया जाता है, जो इंजरी की जाती है, वो किसी पर्सन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंजरी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा हो, उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो सेक्शन 81 को लागू करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, क्लियर बात। चलिए अब इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझने के लिए जाएंगे तो कहते हैं कि फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इसको इस तरीके से समझिए कि क्या यहाँ पर प्रिवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारा का सारा क्या माना जाएगा, आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा, तथ्य का प्रश्न माना जाएगा, राइट। क्या माना जाएगा, तथ्य का प्रश्न माना जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यहाँ पर माना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब देखेंगे जरा इसमें एक इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किया, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का एक बहुत फेमस केस है। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का बड़ा ही एक फेमस केस है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन,
हिंदी में कहते हैं इसको आत्मरक्षा का सिद्धांत, राइट। तो ये बड़ा ही फेमस केस है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का बड़ा ही फेमस केस है। इसको अगर आप समझने के लिए जाएं तो थोड़े से फैक्ट मैं आपको बता देता हूं इसमें कि ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जरा कि डडले, स्टीफन और ब्रुक्स नाम के 3 पर्सन वहां पर थे और एक पार्कर नामक लड़का था वहां पर, ठीक है। टोटल यहां पर 4 पर्सन थे, डडले, स्टीफन, ब्रुक्स एंड पार्कर, क्लियर। एक समुद्र में थे वो और तूफान में वो फंस गए थे वहां पर। तो जब वो एक नाव में यात्रा कर रहे थे तो कुछ दिनों के बाद यात्रा करने के पश्चात उनके पास रखी हुई जो भोजन सामग्री थी, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, खाना खाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो कैसा हो रहा था, पानी, भोजन, ये सब उनके पास खत्म होने वाला था। 18 दिनों के बीतने के पश्चात डडले ने ब्रुक्स को सलाह दी कि लड़के की बलि दे दी जाए, किंतु ब्रुक्स इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। 20वें दिन डडले ने स्टीफन की सलाह लेकर किंतु ब्रुक्स की सलाह के बिना ही लड़के को मार डाला और तीनों ने 4 दिन तक उसी के मांस को खाया। जब तीनों वयस्क सुरक्षित वापस लाए गए तो यह पाया गया कि लड़के की हालत बहुत नाजुक हो गई थी और इस बात की संभावना थी कि वह तीनों से पहले मरता। यदि नाविकों ने लड़के के मांस को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल ना किया होता तो वे जीवित ना बचे होते और लड़के को मारकर खाने के सिवा जीवित बचने का कोई साधन नहीं था। यह कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी जो अभियुक्तों के इस कार्य को न्यायोचित ठहरा सके, एग्जीक्यूबल यहाँ पर बना सके। अतः वे कैसे यहाँ पर हत्या के दोषी माने जाएंगे। उन सभी ने मिलकर क्या किया था, मर्डर किया था, अपराध किया यहाँ पर। तो इन्होंने ध्यान दिया। इसके साथ साथ देखें लॉर्ड कॉलेरिज जो थे उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर किया। इस केस में लॉर्ड कॉलेरिज ने इस बात को बहुत ही क्लियर किया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक दायित्व है, एक लायबिलिटी है, किंतु इसको बलि देना सबसे बड़ा दायित्व है। जैसे युद्ध के उदाहरण से, युद्ध में अगर आप देखेंगे जो वॉर होते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि जिसमें व्यक्ति का जीवित दायित्व रहना नहीं बल्कि मरना है, बल्कि किसी व्यक्ति का दायित्व जो है वो जीवित रहना नहीं बल्कि क्या होता है, मरना होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सभी पर्सन को यहाँ पर कहा कि ये कोई डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है, आत्मरक्षा का सिद्धांत यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस प्रोविजन में सेक्शन 81 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप उनको पढ़िएगा, उनको एडिट करिएगा। और इस पूरे लेक्चर में अगर कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।